कि सच क्या है और झूठ क्या है। 1% भी मेरा मन कंट्रोवर्सी में नहीं है। मैं मीडिया को जवाब देते थे थक गया हूं कि नहीं हम सारे साथ में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग आते हैं, बेहुदापन करते हैं और यहां पर सारी चीजें ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से बच्चे, शिक्षक सभी आए थे, मीडिया आई थी, हर जगह सरकार तक ये बातें पहुंच रही थी, बहुत बढ़िया से लड़ाई चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों का नाश कर देता है और इसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले क्या चाहते हैं? यूट्यूब पर आकर के मां बहन की गाली देना शुरू करें एक दूसरे को, या बाउंसर खेले या मारपीट करें? यहां पर एक शिक्षक का जो स्तर है इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचे गिरा दे। शिक्षक हैं, शिक्षक बन के रहिए, ज्यादा बेहतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ में उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया और कैसे अपना दोगलापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद में फालतू का मसीहा बनने का ड्रामा करते रहता है। आज तक मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है क्योंकि ऐसे दोगले व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। बट भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनानी थी, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहां पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सब्र रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में यह बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, अब बहुत सोच कर मत कर देना, नौटंकी और लीचड़पन की सारी सीमाएं यहां पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचड़पन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान नहीं हूं मैं, खुद की जमीन मैंने खुद बनाई है। और ऐसा ना ये फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहाँ पे औकात लिखने की हर किसी की है, और धागे खुलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है? हम तो सारी चीजें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपका पोल खोलूं मैं? अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हम हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन सी बड़ा हम तीर मार लेंगे? भाई एक बात बताओ, सीजल में सारी कमियां हुई, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, पहले ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी उस सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इंकार कर देती है। बात सीजल 2023 की है, बात सीजल 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजल 2025 में भी वही हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनने चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होनी है तो फिर तो हम लोग कठपुतली हैं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे, मोदी जी देखिए एक सर उठाएगा बात यहां पे, और जाकर के उनका बात मान लीजिए? इतना बड़ा अपने आपको समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे, और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जंग जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वाला को इंसाफ दिलाया, 24 वाला को इंसाफ दिलाया, स्टेट का पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती। और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहां पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भै करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में एंडिंग का बैच निकाल दूंगा यहाँ पे। ये आपकी मंशा। आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी है, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे। आप किसने तरह की और फालतू का यहां ड्रामा करते हैं कि मसीहा है।
एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है। ये इंसान ये कह रहा है कि बार बार हम ट्रीटिंग की होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज की होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहां पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो जी 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है। जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहां पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर, रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है ये, आस्तीन का सांप है ये, इसने बच्चों को पिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वीडियो, आप देखो, रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठीचार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहां पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, तो बच्चे डिटेन हो जाते हैं। उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है, मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीपी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो, वहां पर उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कूटा गया कि नहीं कूटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता ही नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें हो, कभी भी दूर तक नहीं। सही से देखो चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे। और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे सीबी से, वहां आग में क्या बात कर रहे थे, वहां पे फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का हर बार आप एक बात को अमल मिलाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं। और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि 7 यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज और इतने राज्य के पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी, जाकर के सेटलमेंट पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपका दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी तुम नारा लगा रहे थे, अब आके इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसीहा था, कौन उनसे पूछा, एक बार भी जाकर के किसी ने ये देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया। मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंद पर्वत पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी, 2 नंबर इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा, सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। सही से देखिए, यहाँ पर मैडम है, ये वीके सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आरडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की और उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेन भी किया था वो ये कह रहा था सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज भी उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वहां ये बोलते हैं हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छुड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहां पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है, और सारे बच्चों को लेकर के ये आनंद पर्वत थाने से निकलिंग कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था, एक भी स्टूडेंट में उस समय तो कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी। अब फालतू का आकर के यूट्यूब पर भरगलाना, सारी बातें करना। मैं आपको अभी भी सुनाता हूँ इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकलते एक झूठ इस इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। तीसरा, उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना, प्रोटेस्ट होता है ना भाई तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर वो धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है और कुछ को चोटें आती हैं, शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का, और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया। कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात मत किया।
इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो, और ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के दोहरापन दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है, फालतू में मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में ही मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही नहीं, 1% सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है, और कौन पिटवाया इसको, डीसीपी के साथ मिलकर के, के साथ मिलकर कौन पिटवाया, यू पे ड्रामा करते हो फालतू का करके। एक चीज की बात, उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से आए तो उनका क्या होगा। इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए पुलिस से लड़ रहे थे, इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद का परमिशन नहीं है तो उसको एक्सटेंड करिए। बच्चे यहां पर ये जो बाहर से आए थे ना, रहने की व्यवस्था नहीं थी, 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे थे वहां पर, कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाना खाएंगे। जब पुलिस वालों से कहा तो उन्होंने कहा जो शिक्षकों ने बुलाया उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने वहां पे। कोई गुरुद्वारा नहीं मिल रहा था जहां पर उनको रोका जाए, वो कहते पहाड़गढ़ में जाकर के रोक दो, कहीं होटलों में जाकर के रोक दो, ऐसे कैसे छोड़ दें हम बच्चों को। वहां पे राजा सर थे, अमन वसी सर थे, सभी लोग थे, उस बात को लेकर के नेगोशिएट कर रहे थे। ब्लैंक पेपर पर लिख करके ये दिया कि इन बच्चों की रात की रुकने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने ये कहा बड़े बड़े मच्छर है, सांप है, काट लेंगे, क्या होगा। हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, किसी बच्चे के साथ में कोई हताहत नहीं होगा। उसके बाद भी इंसान मिलकर के लाठी चलवा देता है, सबको पिटवा देता है यहां पे, और ये बोलता है कि इसने होटल बुक किया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। भाई ये होटल जो है, देखो ये सारी लड़कियां अलग अलग राज्य से आई हैं, रात में सारी की सारी परेशान थी। अमन वसीफ सर पहुंचते हैं वहां पे, राजा सर वहां पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, हमारी इंसाफ की टीम वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद में इनको मैं अपने घर पे लेकर के आता हूं, गाड़ी भेजता हूं, तुरंत वहां पे टीम जाती है, गाड़ी लेकर के आती है, खाना बनता है रात में 2 बजे के करीब में, बहन बनाती है मेरी खाना, जबकि उसका जन्मदिन था, और बना करके सबको यहां पर सारी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। सारे लड़कों को लेकर के हम लोग बांग्ला साहिब पहुंचते हैं, वहां की कमेटी से बात करते हैं, वहां पर रहने की खाने की व्यवस्था करते हैं। ये ओशियन गुरुकुल के 2 शिक्षक हैं, और ये उस समय रात के 3:23 पर वहां पर आते हैं। सुबह 5 बजे बांग्ला साहिब से आया मैं, एक बच्चे की अरेंजमेंट करके, कोई घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर गाड़ी नहीं मिल रही थी 100 बच्चों के लिए, पुलिस वालों से बात करके उनके वाहन के माध्यम से अरेंजमेंट करा करके, ये आप देखो ये पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी में हमने यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करवा करके थाने से तब इनको बांग्ला साहिब भेजा, वहां जाकर के 200 रुपए बेड के हिसाब से इनकी बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया। और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने लेकर के आऊंगा वीडियो में मैं आपके, और सामने ला करके अभी एक एक बात इनकी समझाऊं। या इतना पराया कर देते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो कि क्या कभी मुझे किसी के लिए इतना लड़ना चाहिए। खैर छोड़िए, इन सब से क्या ही होगा, कुछ दर्द मजबूत करने के लिए होते हैं। इतने वीडियो जारी हुए मेरे खिलाफ कि मुझे सारा जमाना ये दिखाने में लग गया कि ये आदमी कितना गलत है। कमाल की बात है, एक आदमी का पलड़ा भारी हुआ तो लोग उसकी ट्रोल आर्मी बन गए। लगा कि अब अभिनय शर्मा का साथ देने की क्या जरूरत है, कोई मतलब नहीं है, क्यों देना है। इस वक्त अगर अभिनय शर्मा का साथ देंगे तो लोग हमें ही गालियां देंगे। किसी ने सच का साथ नहीं दिया, और यही वो चीजें हैं जो कुछ अच्छा नहीं होने देती। नकली लोग सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि असली शिक्षक कौन है दुर्गा जी, झूठे लोग बता रहे थे कि सच क्या है। कंट्रोवर्सी करके बताया जा रहा था कि कंट्रोवर्सी क्यों, और ना करने का ज्ञान दिया जा रहा था। अच्छा मौका ऐसा, तब फायदा ले लीजिए, बाद में पता नहीं ऐसे मौके कभी मिल पाए या नहीं मिल पाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर अभिनय शर्मा का अपमान हुआ है, उसके आत्मसम्मान को चोट किया गया है, और अब वो जवाब देना जाता है तो कंट्रोवर्सी है। क्या इस देश में नहीं हो रहा? कहां नहीं हो रही कंट्रोवर्सी? अगर इसका नाम है तो कहां नहीं हो रही, मैं पूछता हूं। राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज का जवाब दे रहे हैं, बीच में धीरेन्द्र शास्त्री साहब कूद जा रहे हैं, कहां नहीं हो रही, मैं पूछता हूं। हर जगह हर किसी को डिफेंड करने का अधिकार है। अगर रोशन आनंद सर बिंदु एकेडमी वाले खान सर पे उंगली उठा देते हैं तो वो जवाब देते हैं, उसके बाद खान सर जवाब देते हैं, वो फिर जवाब देते हैं, और काफी वक्त से ये काउंटर चल रहा है। मैं अगर यहां अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सबका ज्ञान है कि ये क्यों किया जा रहा है, इससे शिक्षक समाज को क्षति पहुंच रही है। अभिनय शर्मा को मार डालिए
और फिर कहिए कि अब अभिनय शर्मा नहीं बोलेगा वरना शिक्षक समाज आहत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट से लेकर के शिक्षक समाज और रिफॉर्म हर एक की जिम्मेदारी अभिनय शर्मा की ही तो है। काट डालिए उसको, उसका पर्सनल नंबर वायरल कर दीजिए। 5000 कॉल एक दिन में मेरे पास आ रहे हैं। आपने सोचा कि क्या गुजर रही है मुझ पे? किसी ने आके मेरे दर्द के बारे में जाना? खैर, जो 31 अगस्त को नहीं हो पाई थी ना, वो चीजें इस बार हो गई। काफी 31 जुलाई को जो नहीं हो पाई थी वो इस बार हो गई कि शिक्षकों की उस वक्त शिकायत थी कि हमें सब लाइमलाइट नहीं मिल पाई। कई का कहना था कि आप लल्लन टॉप जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे। कह रहे हमें कवरेज नहीं मिला, हमारा आना बेकार हो गया, असफल हो गया। सोचिए, अभी तक 24 अगस्त के बाद क्या किसी शिक्षक का एक वीडियो आया है कि धोखा हो गया? किसी का भी आया तो बताइए। 31 अगस्त के बाद, जब 31 जुलाई के बाद 4 अगस्त को डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग होने के बाद भी तमाम शिक्षकों ने वीडियो जारी किया कि हमारे साथ धोखा हुआ, बच्चों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि वो धोखा वास्तव में उनके हितों का था, उनको लाइमलाइट नहीं मिल पाई थी। ये दुख था। इस बार ये साफ साफ कहा गया कि जो भी शिक्षक आया है उसका सपना पूरा होगा, सबको स्टेज पे बोलने का मौका दिया जाएगा। एक एक चीज पे बात करूंगा, लंबा वीडियो होगा, देखते रहिएगा। अब ये प्रोटेस्ट के शिक्षकों को स्टेज पे गुणगान करने के लिए हुआ था या बच्चों की भलाई के लिए हुआ था कि शिक्षक स्टेज पे आएगा, 4 इधर उधर की बातें करेगा, बच्चे ताली पीटेंगे? बेटा, आपको ताली पीटने का औजार बना दिया इन लोगों ने, और आप सोचते हो कि आपके साथ धोखा नहीं हुआ। इन्होंने वो वक्त ला दिया कि अब आप ताली पीट सकते हो और कुछ नहीं, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, आप बिना प्रूफ के नहीं समझ पाओगे। दिक्कत यह है, अभिनय शर्मा भाग गया। आरोप कैसे कैसे? अभिनय शर्मा ने पानी तक का इंतजाम नहीं किया, वो ये कह रहा था। ये सब भी आरोप थे। बड़ा बुरा लगा कि जिनको अपना माना इतने सालों से, वो कह रहे थे, वो तो मैंने आज तक कभी ये चिंदगिरी की नहीं कि जब अभिनय शर्मा सुबह 8 बजे 24 अगस्त को, ये सब प्रूफ टेलीग्राम में बाकायदा डाल दिए जाएंगे, 24 अगस्त को 8:04 पे जब अभिनय शर्मा अपने घर से निकलता है तो उसको किसी ने कहा नहीं था, लेकिन वो 1000 पानी की बोतल लेके निकलता है। 250 ml की जो पानी की बोतल आप चटका रहे थे, वो आपको नहीं पता होगा कि कौन ला रहा था पीछे से, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अभिनय शर्मा रील नहीं बनाता कि पहले बोतल खरीदेगा, फिर बोतल खरीदते हुए उन्हें खुद गाड़ी में रखेगा। आपने देखा ना कि हमारे आंदोलन का लीडर खुद से खाना बांट रहा है। ये तो एक लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती। दुर्गा साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, हम और आप अन्ना आंदोलन में थे, क्या अन्ना जी आते थे स्टेज से उतर के, या केजरीवाल आते थे खाना बांटने? नहीं आते थे। 2017 में उतने टीचर्स दूर से नहीं आए थे जब आंदोलन हुआ था, दिल्ली के थे, क्योंकि उस टाइम रील और शॉर्ट का जमाना नहीं था। आज सब आते हैं बेचारे, सबको बताए आएंगे तो मीडिया से लेकर के रील वील सब कुछ बनेगी। आज प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी परसेंटेज अगर देखा जाए तो बच्चों से ज्यादा शिक्षकों का है। अगर 1000 शिक्षक हैं तो 300 पहुंच रहे हैं, 30%, और बच्चे 20,000 अगर लाइव भी देख रहे हैं तो 5 या 6,000 पहुंच रहे हैं, और हैं कितने? करोड़ों। तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज तो देखिए आप कितना है, आपको खुद समझ में आएगा। एक एक बात समझ में आएगी। जब अभिनय शर्मा को वहां जाके पता चलता है कि नहीं बच्चे तो बहुत है, तो अभिनय शर्मा उसी दुकान वाले को फोन करता है और कहता है कि भाई मेरा भाई आ रहा है एक वहां से, उसको और बोतल दे दो। तो कितनी बोतल लेता है? 3000 बोतल और मंगवाता है पानी की। ये बात है कितने बजे की? 11 बजे भाई चलता है, मैं वहां पहले पहुंच जाता हूं टाइम से। हर एक चीज पे बात होगी कि अभिनय शर्मा ने पानी नहीं बांटा, अभिनय शर्मा तो भाग गया था, अभिनय शर्मा गुनहगार था, हर एक चीज पे बात होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है बात कि बच्चों को क्या मिला। दुख इस बात का है कि इस वक्त दुखी सिर्फ 2 ही कम्युनिटी हैं, एक पूरा स्टूडेंट समाज और एक अभिनय शर्मा, जिस पे पिछले 48 घंटे में हर तरफ से अत्याचार हुआ है। इस वक्त 2 ही लोग दुखी हैं, बाकी सब सुखी हैं। जो टीचर्स पिछली बार ये मनसा लेके आए थे कि हमारा लल्लन टॉप नहीं हुआ, उनको भी मिल गया, सबको मंच मिला है। इस वक्त मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है कि उनको मंच मिला है, क्योंकि आंदोलन शिक्षकों को मंच देने के लिए नहीं किया गया। आप 10 घंटे का वीडियो ऑन ड्यूटी, एक चैनल है जिसके ऊपर पड़ा हुआ है,
अगर आप उस चैनल के वीडियो के स्टेज को देख लें तो आपकी आंखें शर्मसार हो जाएंगी कि उस आंदोलन में हो क्या रहा था। एक एक चीज आपको बताऊंगा, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, यही है ना। बट पहले बच्चों की बात कर लेता हूं, 2 मिनट आपको बोरिंग लगेगी बात, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, आप कहां सुनना चाहते हैं। आज की वीडियो का एजेंडा क्या क्या है। एक तो एग्जाम सिस्टम की जो अनफेयरनेस है वो कैसे ठीक होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक दिन का मसला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, जैसे आप आंदोलन में क्या लेकर गए थे, आप आंदोलन में लेकर गए थे कि यार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन में आप लोग डिस्टर्ब मत करो। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। सेंटर्स अच्छे हों, यानी बिल्डिंग अच्छी हो, वहां के रखे हुए कंप्यूटर अच्छे हों, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। या शब्द है फिर तो यही बात हो गई कि जैसे एसएससी ने एडीक्यूटी को एग्जाम कराने का ठेका दे दिया, जिसके पास सेंटर्स नहीं थे। आप सोच रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक टर्म है, सरकार आपको पेपर पे लिख के दे देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। अगर आप इस चीज के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं कि हम वेंडर हटा देंगे, तो आप भूल जाइए कि आपका आंदोलन सक्सेस होगा। सरकार पूछती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप वो बताइए कि एग्जाम अच्छे से नहीं हो रहा। एग्जाम अच्छे से नहीं हो रहा, तभी री एग्जाम कराना पड़ रहा है। री एग्जाम में भी समस्या है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम अब से पहले नहीं थी, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। तमाम बच्चे चिल्लाते रह जाते थे, सर मेरा सेंटर खराब है। इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी कि जो इससे पहले वाला वेंडर टीसीएस था, उसके पास कुछ अपने ऐसे सेंटर थे जिसको उसने 5 साल के लिए एक्सक्लूसिविटी डील कर रखी थी। अगर ये एसएससी इस बात को जानती थी कि टीसीएस ने अच्छे सेंटर की एक्सक्लूसिव डील पहले से कर रखी है, और ऐसा नहीं है कि नहीं जानती होगी, तो उसने टेंडर क्यों बदला। पहला सवाल तो एसएससी पे यही उठता है। क्या एसएससी सब कुछ अपने आप कर लेती है? क्या गोपाल कृष्णन अकेले जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए धीरे धीरे चीजें ठीक हो पाएंगी। प्रॉब्लम आप ये सोचिए कि सरकार और आयोग सुनने को तैयार है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही, सुनने को तैयार है बट समझने को तैयार नहीं है। वो इन बातों को कुछ भी नहीं मानती कि एक सवाल में 3 ऑप्शन आ गए, उसको मतलब नहीं। वो कह रही क्या हो गया, 3 ऑप्शन आ गए तो कोई एक लगा दीजिए। अब जब ऐसी स्थिति है कि सरकार सुनने को तैयार है और समझने को नहीं, तो क्या प्रोटेस्ट एक सही मार्ग हो सकता है? नहीं, क्योंकि सरकार लॉजिकली बात नहीं कर रही। सरकार कह रही है 100 में 20 सवाल गलत आ गए तो क्या हो गया। वो जो उतने कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि 100 में 20 सवाल गलत होने से क्या होगा। वो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हमने सबको नंबर दे तो दिया। वो ये नहीं समझ रहे कि जब सवाल गलत आया होगा तो बच्चे की क्या हालत हुई होगी। तो आप सबने ये देखा है कि सरकार सुनने को तैयार है, समझने को नहीं। तो अब इलाज क्या है, मैं आपको बताता हूं। सरकार की मंशा और दिलचस्पी दोनों नहीं है कि वो ग्रुप बी, सी और डी की जॉब को सीरियस ले रही है। उसका सीधा है कि हम आगे आने वाले वक्त में आउटफोर्स करेंगे। देश चलाने के लिए 5000 आईएएस काफी है। आप अंदर की गहराई समझिए। क्या सरकार को नहीं पता कि सेंटर्स पे अगर एग्जाम हमेशा कराना है तो अच्छे सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं। एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनाया जा सकता है, जहां पे सेंटर अपनी बैंक गारंटी जमा करेंगे कि 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, अगर कुछ भी सेंटर पे घपला होता है। नहीं, सरकार की सीरियसनेस आप इसी बात से समझिए कि वो किसी को भी 25 गज के कमरे में 10 कंप्यूटर अगर कोई रख दे, उसी को सेंटर बना दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो सेंटर नाम बदल ले रहा है। क्या कभी आपने ऐसा स्कूल में सुना कि अगर किसी स्कूल की मान्यता रद्द हो गई तो वो नाम बदल के फिर स्कूल चले? नहीं, क्योंकि वहां पे सीबीएसई बोर्ड बैठा है, तो वहां ये नहीं हो सकता। तो देखिए हमारी डिमांड ये है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सच में एक दिन में नहीं होगी ठीक। और अगर हम ये मान लें कि 6 महीने में हो जाएगी, तो उसके पीछे की वजह है कि सरकार करना ही नहीं चाहती। दूसरा पॉइंट ये है, तो आप कैसे ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन रख के और हाई हाई कर लेंगे और बात बन जाएगी। देखिए जितना आसान लग रहा है कि आप एडिक्विटी हटा देंगे, तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक एक चीज बहुत तमीज से की है। जो आप लोगों को गुमराह किया जाता है कि एडिक्विटी ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, इनएलिजिबल थी। जब उसने एसएससी का फॉर्म भरा कि हम एसएससी का एग्जाम कराएंगे, तो सरकार ने उसे इनएलिजिबल घोषित कर दिया। जैसे आप 17 साल के हैं और आप वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, इनएलिजिबल होंगे, अगले साल फिर एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने टेंडर में टर्म से खेला है कि अगर कोई कंपनी 3-4 साल पहले एलिजिबल नहीं थी किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करके एलिजिबल हो जाती है।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा साबित कर देंगे और वेंडर हटा देंगे तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि उसमें सरकार की कई सारे पॉइंट हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको ना इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मेरा बेटा है, मैंने इसको कहा 50 रुपए की चीनी ले आ, ये ले आया, इसने चीनी 40 की आई, 10 रुपए खा लिए, चट्ट कर लिए। अब ये जब घर आता है मैं कहता हूं चीनी खराब है, मैं कहता हूं इसको कि चीनी खराब है, वापस करा, तो ये पूरी ताकत लगा देगा कि चीनी खराब नहीं है, तुम्हारे देखने की नजर गलत है, ये चीनी वापस करेगा ही नहीं। ये बात से आपको ये बात बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। अब फिर कैसे होगा, उसके लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए। एक शिक्षक ने आकर के यूट्यूब पे पूरा दिखाया कि सब कुछ बिक रहा है और ये प्रूफ है, जो कि प्रूफ नहीं है वो बातें हैं। प्रूफ जब देने की बारी आई तो शिक्षक ने वो प्रूफ नहीं दिए। मैं एक एक बात आपको दिखाऊंगा कि मैंने मांगा, मैं PIL फाइल कर रहा था, मैंने कहा भाई दो, मैंने कहा मुझे ये मेल ID चाहिए, शाम तक दे दूंगा, सुबह दे दूंगा, आज तक नहीं आई और मैं कल तक इसी इंतजार में था। फिर उस शिक्षक ने मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिए तो मैंने कहा इससे क्या प्रूफ आएंगे, तो कल पूरे दिन में लग के मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी कि अब कोर्ट के इंटरवेंशन से ही चीजें ठीक हो सकती हैं। आप ऐसे समझिए SSC का साफ है कि अगर SSC फेज एक्स री एग्जाम फिर से खराब हुआ तब ये CGL और पोस्टपोन करेंगे, ये भी इनके लिए ट्रायल है, री एग्जाम भी आपको बता दूं, और ये वेंडर तब कैंसिल करेंगे जब CGL का भी एग्जाम खराब हो जाएगा। यानी ये आपके भविष्य से खेलने की पूरी प्लानिंग करके बैठे। अब रास्ता क्या है, देखिए आप सोचिए कि एक छोटे से एग्जाम में SSC फेज में जहां 5.5 लाख लोग बैठते हैं और उसमें 59,500 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, उसमें भी इतने बच्चों की दिक्कत है कि मेरा एग्जाम ठीक हुआ था, मुझे री एग्जाम चाहिए ही नहीं। उसके बाद इतनी मिस्टेक SSC स्टेनो के एग्जाम में, रेलवे का हाल आपको पता है, बाकी भर्तियों का हाल आपको पता है। यानी सिस्टम का जब फेलर इतना बड़ा है, जहां करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट के पक्ष में क्यों नहीं था, अभी भी बता रहा हूं। इसलिए कम था क्योंकि डिमांड ऐसी है, जैसे एक पेपर लीक हुआ है और कैंसिल कराना है, बड़ी ऑब्जेक्टिव से डिमांड है, समझना बात को, कि भाई पेपर लीक हुआ है कैंसिल करो। आप एक ही चीज चिल्लाएंगे, कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, सरकार पूछेगी भाई अब तो करना पड़ेगा। यहां आपकी डिमांड क्या है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, पेपर में गलत क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने सारी सब्जेक्टिव चीजें हैं कि सरकार सुन भी ले तो उसकी समझ से परे है, वो नहीं कर सकती ठीक, इस प्रेशर से तो नहीं कर सकती। आप मेरी बात को गहराई से समझना, ये सिस्टम करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ खेल रहा हो, इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट हो, तो एक ही सॉल्यूशन जो नजर आता है वो है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की जाए और बताया जाए कि इतने साल से एग्जाम सिस्टम का ये हाल हुआ पड़ा है। अब आप कहेंगे कि फिर सरकारी नौकरी सरकार तो चाहती नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार की प्रायोरिटी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन सरकार हर चुनाव में करोड़ों नौकरियों का वादा क्यों बेच रही है, फिर सपना क्यों बेच रही है। हमारे पास इतने एग्जामों के 7-8 साल के हाई कोर्ट कैट में उलझे केसेस हैं कि सही वक्त है सुप्रीम कोर्ट में ये बातें रखी जाएं कि आज देखिए एग्जाम सिस्टम इतना फेल हो रहा है कि इतने सारे केसेस कैट, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं और अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। अब इसके अंदर क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं करूंगा, उसका मैं अच्छा अनुभव रखता हूं। बस एक चीज यहां जो पैसे वाली है, क्योंकि कोर्ट केस आज का सक्सेस करना उसके लिए बड़ी लॉ फर्म चाहिए, सीनियर एडवोकेट चाहिए। तो अगर आप ये बात ऐसे बड़े लोगों तक पहुंचा देते हो जो वकील फ्री में या कम फीस में या डिस्काउंटेड फीस में केस लड़ सकते हैं, तो प्लीज मेरी मेल ID आपके पास है और कमेंट करके बताना कि हम कनेक्ट करा देंगे, क्योंकि मैं इस लड़ाई को बहुत दमदार तरीके से लड़ना चाहता हूं। मैं किसी भी स्थिति पे हारना नहीं चाहता, जैसे मैंने प्री के टाइम किया था। तो अगर आप मदद कर पाते हैं तो ठीक है, किसी भी लॉयर से कनेक्ट कर पाते, वरना अपने लेवल पे जो बेस्ट हो सकता है मैं करूंगा। जो लोग भी अभी मुझे जानते हैं मैं उन्हें बताता हूं कि मैं 2013 के आंदोलन में भी था और पेपर लीक हुआ था और कैंसिल कराया गया था। प्री का लीक हुआ था, मेंस हो गया था, उसके बाद कैंसिल करा दिया था। स्टूडेंट भी आगे थे उस वक्त, 4-5 बड़े टीचर थे जो सपोर्टिंग में थे, सिर्फ 4-5, मैं आपको बता दूं, और कोई नहीं था। नीतू मैडम थी तो बैक एंड पे कि भाई हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, वो बैठी नहीं थी, स्टेज पे सिर्फ बच्चे थे, तब वो आंदोलन सफल हो पाया था। 2017 में CGL प्रोटेस्ट था, दुर्गा साहब, एग्जाम ऑनलाइन हो चुका था। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, कई लोगों का यह भी आरोप आ रहा है कि आपने 2017 के प्रोटेस्ट में क्या कर लिया था, कैंसिल नहीं हुआ था। आप मुझे कोई एग्जाम बताइए, एक आध कोई सिंगल हो तो अलग बात है,
कोई एग्जाम सिंगल हो तो अलग बात है, बट आज तक दुर्गा जी मैं आपको बता रहा हूं सीजीएल के एग्जाम में, मतलब ऑनलाइन के एग्जाम में सरकार पेपर कैंसिल नहीं करती। क्यों नहीं करती? पूरा पेपर आपको बताता हूं। आप चाहते थे स्टेनो पूरा कैंसिल हो जाए, आप चाहते थे एसएससी फिजिक्स पूरा कैंसिल हो जाए। जब चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जब पेपर ऑफलाइन वाला लीक होता है, तो मैंने कहा ऑफलाइन में तो वो किस किस को पेपर दे दे, ऐसा तो है नहीं। ऑनलाइन में तो ज्यादा पेपर सर्कुलेट हो सकता है। तो जल्दी जल्दी बताता हूं, यूपीएसआई का पेपर गुजरात में छपा, और जहां छपा वहां एक कोचिंग माफिया ने, जो आप सब हम हैं जिनको कहा जाता है, कहा कि पेपर आउट करना है। ब्लू डार्ट वाले लड़के ने वो डब्बा काटा, भाई साहब सुन लीजिए, और उसमें से पेपर की फोटो खींच के दे दी। वो अपने 3-4 हजार बच्चों को लेकर के गुड़गांव आता है, फार्म हाउस पे रखता है 2 दिन, उनको 100 के 100 सवाल आउट करा देता है। यूपी का जो पेपर कैंसिल हुआ था, कांस्टेबल का था, एसआई का मुझे नहीं पता, ठीक है भाई, कांस्टेबल का करा देता है आउट, उनसे 2-2 लाख रुपए लेता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो कहता है कि अब जाओ, आप 1 दिन बचा है, अब याद कर लो। बच्चा कहता है मैंने 2-2 लाख रुपए दिए 100 क्वेश्चन याद करने के, अब मैं आगे इस पेपर को 50-50 हजार में बेच देता हूं। 50 क्वेश्चन बेचूंगा, सिलेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो 50 हजार में बेच देता है आगे बच्चों को। 50 हजार वाला 10 क्वेश्चन 10 हजार में बेच देता है। हालत ये आ गई कि 500-500 में एक क्वेश्चन बिकाता है यूपीएसआई में। तो अब आप कैसे पता करोगे? इसीलिए उनको पूरा पेपर कैंसिल करना पड़ा, और एसटीएफ उसके पीछे लगी हुई थी तब, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसने ये भंडारा खोला था। थोड़े दिन पहले की बात है। ऑनलाइन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऑनलाइन में चेयरमैन साहब से लेकर सबका कहना है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो एक एक बच्चे का लॉग रखती है। अगर किसी बच्चे को पेपर आउट है, उस पर शक है, और तो वो 5 या 10 मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर बता देगा। तो इनके पास वो लॉग है और कैमरा है कि वो सॉल्व कर रहा है, डायरेक्ट उत्तर लगाते चल रहा है। इसीलिए ये कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है वो आप बताएंगे, कि ऑनलाइन में कभी भी पेपर पूरा कैंसिल नहीं होता। तो हाँ, यूपीएसआई में ऐसे ही हुआ था। तो ऑनलाइन में क्या होता है, पूरा पेपर कैंसिल नहीं होता। जो बच्चे इनको खराब लगते हैं ये पकड़ लेते हैं सिस्टम से, ऑनलाइन हुआ होगा वो। ऑनलाइन में आज आपको बता रहा हूं, ये बातें जानना जरूरी है। एग्जाम कैंसिल नहीं होता, उसके पीछे का लॉजिक आपने जान लिया। 2017 में मुझ पे ये आरोप लगा कि अभिनय शर्मा सॉल्वर था। आप सोचते हैं कितना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया? कितना बड़ा आरोप था कि मैं सॉल्वर था उस पेपर में, और पैसे लेके मैंने पेपर सॉल्व किया था। हेलो एवरीवन, एसएससी का एक नोटिस जारी हुआ है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अगले 2-3 मिनट में बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको मिस मत करना। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, हम सभी जानते हैं, अब जितने भी चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई अपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, लगभग सभी अपने अपने ओटीआर फिल कराते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी भी कमीशन को, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, एक बार अपनी डिटेल्स दे देते हो, तो आप कोई भी उसके रिलेटेड फॉर्म फिल करते हो, बार बार आपको अपनी डिटेल्स पूरी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप अपना जैसे नाम और एक आध फॉर्मेलिटी, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। उसमें जो अपडेट करना होता है, 1-2 पॉइंट्स अपडेट कर लेते हैं। तो एसएससी की तरफ से ओटीआर का क्या नोटिस है उसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो भाई, एसएससी ने जारी किसका नोटिस किया है? ओटीआर के रिगार्डिंग किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे पढ़ना, ये एक नोटिस है, ये ठीक है। नोटिस कब का है? ये आज ही जारी हुआ है। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे ssc.government.in पे, तो आपको 26 अगस्त का ही ये दिखाएगा। इसमें उन्होंने आपको अवेयर किया है कि सब्जेक्ट क्या है। इनका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, यानी आपको सूचित करना। रिगार्डिंग मतलब किसके संबंध में? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल्स इन द ओटीआर, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले आप कर चुके होगे, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्योंकि आप एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे फॉर्म उसी से फिल करोगे, और अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी तो फिर आगे तक वो भारी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक ये था कि भाई एक बार मौका ऐसा मिले कि जो आपसे गलतियां हुई हैं वो सही हो जाए। तो अब आप देखोगे, प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ इवन नंबर डेटेड 13/8/2025, यानी 13 अगस्त 2025, वेयर इन ऑल द कैंडिडेट्स वर इन्फॉर्म, जहां सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया गया था कि अपना ओटीआर एडिट कर ले। फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम द 14/8/2025, यानी 14 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक आप अपना जो ओटीआर में गलतियां हुई हैं उसे एडिट कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु विश टू मॉडिफाई करेक्ट देयर डिटेल्स आर एडवाइज्ड टू मेक बोनाफाइड यूज ऑफ दिस यूटिलिटी, मतलब भाई आप सच्चाई, आप इस बार ना इसको बोनाफाइड यूज कर लो। मतलब बोनाफाइड मतलब सच्चाई और बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ में।
विद इन द एप्लीकेबल टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन को दे रखा है उसी के अंदर। अगर डिटेल्स वंस सबमिटेड, एक बार सबमिट हो गई, विल बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, वही आपकी आगामी एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर की जाएंगी। एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एडिट OTR डिटेल्स बियॉन्ड द अफॉरमेंशन्ड विंडो। मतलब ये आपको याद रखना, इसके बाद में आपका कोई भी संशोधन लागू नहीं होगा। आपको जो फ्यूचर में फॉर्म भरोगे इसी OTR की डिटेल से भरोगे, तो इसलिए अभी आपके पास मौका है, आप इसे एडिट कर लो। ये सूचना जारी की गई है, ठीक है ना। चलो अब इसमें इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल द कैंडिडेट्स आर वंस अगेन एडवाइज, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार एडवाइस किया जाता है दैट टू नोट द लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन करेक्शन इन OTR 11/8/2025, ठीक है ना। फिर से आपको वो 11 करी, सॉरी 31/8, तो आपको बता दिया गया द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करो, टेलीफोन से, ईमेल से, और एनी क्वेरीज आफ्टर दैट नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन। इसके बाद में कोई भी जो आपकी रिक्वेस्ट होगी उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये 26/8 यानी आज ही का नोटिस है, तो मैंने आपको अपडेट दे दी। सीधा ये नोटिस OTR में आपके मॉडिफिकेशन के ऊपर है। अगर कोई गलती आपको लगता है, और मैं तो को रीचेक कर लो अपना कि कोई गलती कर तो नहीं बैठे हो जो तुम्हें पता ही ना हो, क्योंकि आगे आपका भविष्य SSC में OTR पे निर्धारित करेगा, बाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। सबको समझ में आ गया? जो बात थी क्लैरिफाई हो गई? चलो भाई, बस इतना ही बताना था, तो ज्यादा इसको खींचने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नहीं, सबको नहीं, जिसकी गलती हो गई थी उसको, तो हमें कोई सेशन को खींचना नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, वो आप तक पहुंच चुकी है।